अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारे पास सेकेंड ईयर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 41 स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली हमने अपना जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो इस चैप्टर का तो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमारे पास लास्ट लेक्चर जो बनता है वो पोटेंशियोमीटर के ऊपर था, जो कि यहाँ से 2 लेक्चर्स के ऊपर आपको समझाया गया। तो आज हमारा जो पोर्शन शुरू हो रहा है वो बेसिकली है एग्जाम्पल्स का, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स। तो पहली एग्जांपल को देखना शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 13.1 स्टेटमेंट है 1 × 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 × 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स हो तो ये बेसिकली अमाउंट आ गई, तादाद, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने लिख लिया n के साथ, n = 1 × 10⁻⁷। एक चीज याद रखनी है, मैं यहाँ पे फुल उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपने, बट जब भी न्यूमेरिकल करना है तो इस चीज को एज इट इज इसी तरह लिखना होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n = 1.0 × 10⁻⁷, मतलब स्टेटमेंट आपको देनी होगी। पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 माइक्रोसेकंड, कंडक्टर से गुजरते हुए कि उसे कितना टाइम लगा, तो हम वो कह देते हैं माइक्रोसेकंड, 1 माइक्रोसेकंड। अब माइक्रो की वैल्यू देखा जाए तो प्रीफिक्स 10 की पावर -6 में हम बात लिख सकते हैं। आगे क्या कहता है, फाइंड द करंट इन एम्पेयर फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। अंडरस्टूड बात है कि बात ही इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, तो ये जो इसने इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दिया है वो भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन का दिया है। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्स। और कहते हैं आपने टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट फाइंड आउट करने का बेसिक फॉर्मूला हमारे पास क्या था, I = Q/T। डेल्टा Q बाय डेल्टा T भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें तो Q हमारे पास वो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है जो बेसिकली फ्लो करेगा किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से। अब उस टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज को हम इस रिजल्ट से लिख सकते हैं, Q = NE। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज E है, तो उन सब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर टोटल चार्ज कितना आएगा, Q अमाउंट आएगा। तो Q की जगह हमने लिख दिया NE, T वैसे ही आ गया। अब सारी वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन लगा दी, m की वैल्यू लगा दी, E की वैल्यू लगा दी और टाइम की वैल्यू लगा दी। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे आंसर आएगा 1.6 × 10⁻⁻6 एम्पेयर। अगर आप चाहें तो इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, 1.6 माइक्रो एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा होगा। तो ये हमारे पास आ गई एग्जांपल नंबर 13.1। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 13.2। और ये मैं बता दूं कि ये जो एग्जांपल है ना, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के अंदर मोस्टली इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट शुरू करती है, 0.75 एम्पेयर करंट फ्लोज through an iron wire। करंट की अमाउंट उसने दे दी 0.75 एम्पेयर। When a battery of 1.5 volt is connected across its end, बैटरी जो पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, पोटेंशियल डिफरेंस V = 1.5, करंट I = 0.75। ये दो चीजें हमने नोट कर ली। आगे वो कहता है the length of the wire is 5 मीटर। जिस तार में से करंट गुजर रहा है, आप यूं समझ लेना, ये हमारे पास तार है, इसके साथ बैटरी कनेक्टेड है और इस तार में से करंट गुजर रहा है। इस तार की जो लेंथ है वो उसने आपको बता दी है 5 मीटर। लेंथ आपके पास आ गई। जबकि इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो उसने आपको बता दिया 2.5 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। And its cross sectional area is 2.5 × 10⁻⁷ meter square। Compute the resistivity of iron। आपने resistivity को फाइंड करना। एरिया आ गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और अब हमने फाइंड क्या करना है, resistivity को, जिसका सिंबल हमारे पास रो होता है। तो रो के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बेसिकली रिलेशन से हमने निकाला था, R = ρL/A, और वहां से रो को सेपरेट कर लेते हैं। कैपिटल R कैपिटल A / L। एरिया और क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ तो गिवन है, अननोन वैल्यू हमारे पास है रेजिस्टेंस। बट जरा नोट करें, हमारे पास ये दो वैल्यूज गिवन है, अगर हम इसको यूज करें बाय ओहम्स लॉ
तो हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। देन उस R की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके सारी वैल्यूज इंसर्ट करेंगे और हमारे पास रेजिस्टिविटी आ जाएगी। तो ऐसे ही करते हैं। हमने पहले क्या किया, ओहम्स लॉ को यूज करते हुए रेजिस्टेंस को फाइंड किया। ये देखिए, ये R की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 ओहम। V इज इक्वल टू IR, R इज इक्वल टू V ओवर I, वोल्टेज की वैल्यू लगाई, करंट की वैल्यू लगाई, 2 ओहम हमारे पास क्या आ गई, रेजिस्टेंस। नाउ अब हमारे पास रेजिस्टेंस भी मालूम है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी, लेंथ भी, बारी बारी इन तीनों की वैल्यूज लगाई और जब सिंपलीफाई किया तो हमारे पास रेजिस्टिविटी का आंसर आ गया 1 × 10⁻⁷ ओहम मीटर। ये हमारे पास होगी सेकंड एग्जांपल। अब हम चलते हैं अगली एग्जांपल की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमारे पास एग्जांपल 13.3 है वो बेसिकली अगेन टॉपिक जो हमने पढ़ा था ना कि इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, उस टॉपिक से लिंक करती है। तो स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ, अ प्लैटिनियम वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। जो कि हमने टेम्परेचर को साथ में लिंक करवाने, इसीलिए टेम्परेचर को भी साथ साथ देखना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो R नोट के साथ शो की जा रही है और वो है 10 ओहम। जबकि वो फिर कहता है एंड 20 ओहम एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड। रेजिस्टेंस एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड RT, T मींस हाई टेम्परेचर में बात हो रही है, वो बन जाती है 20 ओहम। अच्छा, यहीं से अगर पूछा जाए तो आंसर निकाले बगैर हम बात करते हैं। अगर इसके थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा जाए कि वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव, तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, और ऐसी सूरत में आपको बताया हुआ है कि अल्फा जो होगा वो पॉजिटिव में आंसर देगा। तो अगर आखिर में हम जाके देखेंगे कि इसका आंसर भी हमारे पास पॉजिटिव ही निकलेगा। ये हमारे पास रेजिस्टेंसेस आ गई एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। अब हमारे पास जो टेम्परेचर की रेंज है वो क्या है, इनिशियली हम टेम्परेचर डिस्कस कर रहे हैं एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चूंकि हमने ऐसे सिस्टम के अंदर बात करनी है तो सेल्सियस को केल्विन में बदलना पड़ेगा, प्लस 273 ऐड किया तो आंसर चला गया केल्विन में 273 केल्विन। जबकि अपर टेम्परेचर या हायर टेम्परेचर कितना था, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाई टेम्परेचर कितना आ गया, 273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी में 273 ऐड करेंगे 546 केल्विन। चेंज इन टेम्परेचर निकालना पड़ेगा डेल्टा टी, हाई में से लो को माइनस कर दिया, आंसर आएगा 546 माइनस 273 अगेन 273 केल्विन। हमने निकालना क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, अल्फा को फाइंड आउट करना है। तो अल्फा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा R ओवर R नॉट डेल्टा T। जबकि डेल्टा R को हम क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट हायर टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल एट लोअर टेम्परेचर। तो डेल्टा R की जगह लिखा गया RT माइनस R नॉट डेल्टा T साथ में वैसे ही आ गया डिवीजन में। RT की वैल्यू मौजूद है 20 माइनस R नॉट की 10, R नॉट की 10, डेल्टा T 273 वैल्यू। सिंपलीफाई करते करते हमारे पास आंसर आएगा 3.66 into 10⁻³ पर केल्विन। अब यहाँ पे आप देख लें कोई साइन अपीयर नहीं हो रहा, तो मतलब आंसर हमारा पॉजिटिव में है। तो मतलब प्लैटिनियम जो है हमारे पास पॉजिटिव कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस रखती है, प्लैटिनियम वायर। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एग्जांपल 13.4। 13.4 के अंदर वो कहते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इज इन ओपन सर्किट इज 2.2। अगर आपको ये इंटरनल EMF का टॉपिक याद हो तो उसके अंदर हमने कुछ एक इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, फिर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखा था और फिर एक EMF का कॉन्सेप्ट लिया था। तो उसमें हमने कहा था कि एक बैटरी अपना एग्जैक्ट पोटेंशियल तब शो करवाती है जब सर्किट में करंट फ्लो ना कर रहा हो। तो इसीलिए उसने कहा कि सर्किट जब हमारे पास ओपन होगा तो उस वक्त जो उसका दो बैटरी के टर्मिनल्स के दरमियान पोटेंशियल बनेगा वो है 2.2, और ऐसी सूरत में मैं उस पोटेंशियल डिफरेंस को EMF का नाम दूंगा, E के साथ लिख दूंगा। When it is connected across a resistance of 5 ohm,
अब ये अक्रॉस ये बैटरी वो बेसिकली कह रहा है कि किसके साथ कनेक्टेड है, एक बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, मतलब ये बैटरी है और ये अलग एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है और उस रेजिस्टेंस की वैल्यू बेसिकली उसने आपको बता दी है 5 ओम। जबकि क्या कहता है, द पोटेंशियल फॉल्स टू 1.8 वोल्ट। जब हम करंट को फ्लो करवाएंगे और इस रेजिस्टेंस के टर्मिनल के क्रॉस देखेंगे तो कहते हैं 1.8 वोल्ट ड्रॉप हो जाएंगे। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो उसे हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का नाम दिया था VT इक्वल टू 1.8 वोल्ट्स। अच्छा, फाइंड क्या करना है हमने, कैलकुलेट द करंट। एक तो हमने करंट कैलकुलेट करना है जो सर्किट में फ्लो करेगा, दूसरा एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। क्योंकि मैंने यहाँ पे तो बैटरी किस सेंस में बना दिया है, लेकिन अगर आपको याद हो इंटरनल रेजिस्टेंस की सेंस में हम इसको कुछ इस अंदाज में ड्रा करते थे। तो एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो दो चीजें हमारे पास अननोन, करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहले करंट निकाल लेते हैं बाय ओहम्स लॉ, सादा सा तरीके का, V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V ओवर R। देखा जाए तो ये हमारे पास कैपिटल R यूज हो रहा है, तो मतलब कैपिटल R के क्रॉस बनने वाला पोटेंशियल डिफरेंस और कैपिटल R के क्रॉस बनने वाला पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। तो V डिवाइडेड बाय R। मैं आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं यहाँ पे मेंशन कर ही देता हूँ VT और VT। तो I इज इक्वल टू VT ओवर R इज इक्वल टू 1.85 वैल्यू लगा के करंट कितना आ गया 0.36 एम्पीयर। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला देखें तो अगर आपको याद हो तो ये हमने इस फिगर के ऊपर कैलकुलेशंस करते हुए ये रिजल्ट निकाला भी था कि टोटल EMF जो है वो बराबर होगा वो पोटेंशियल ड्रॉप जो कि बेसिकली बैटरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के क्रॉस हो रहा है प्लस में वो ड्रॉप जो इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस हो रहा है। चूंकि मैं यहाँ पे VT ले रहा हूँ तो इसको भी हम VT का फिर नाम देंगे और ये भी टर्मिनल और ये भी टर्मिनल। तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या हुआ, VT को दूसरी साइड पे शिफ्ट करूंगा, प्लस से इधर आके माइनस हो गया, E माइनस VT इक्वल टू IR। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r हमने निकालनी है तो I दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू E माइनस VT डिवाइडेड बाय I। तो E की वैल्यू मौजूद है 2.2 माइनस वैसे ही आ गया, VT की वैल्यू मौजूद है 1.8, I की वैल्यू आ गई 0.36। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास R का 1.11 ओम। मतलब जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 1.11 ओम रेजिस्टेंस शामिल है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास एक जो है एग्जांपल रह गई है, बट वो मैं आज के लेक्चर का पार्ट नहीं बनाऊंगा क्योंकि वो किरचॉफ रूल्स के ऊपर है और वो है भी हमारे पास तकरीबन लेंथ ही हो जाएगी, तो उसको हम अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जो न्यूमेरिकल्स आपको मैंने आज करवा दी इनकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।